नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो के साथ हम बात करने वाले हैं रिट 2022 में बनने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो इस चैनल पर नियमित रूप से हिंदी के अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं, तो आप चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नियमित रूप से टेस्ट सीरीज चल रही है। अब तक 15 सीरीज हो चुकी हैं और आज जो सीरीज हमारी 16वीं सीरीज है। तो आज की सीरीज का पहला प्रश्न देखो। बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान एवं व्यवहारिक विधि है। यह कथन किसका है? तो साथियों, प्रश्न में पूछा है कि बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान और व्यवहारिक विधि है। ये किसने कहा था? बाइनिंग एंड बाइनिंग, रिस्क, या फिर जेम्स एम्बी, या फिर अरस्तु? तो साथियों, ऐसा किसने कहा था? बाइनिंग एंड बाइनिंग ने। इसको आप किस प्रकार याद रखेंगे? देखो, मानते हैं कि बड़ी कक्षाओं में जब भी प्रयोग करते हैं तो हम उसमें व्याख्या और व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं। तो जो हम फाइल बनाते हैं उसके हम बाइंडिंग करवा के लेकर जाते हैं। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 2। संपूर्ण शैक्षिक स्तर की समाप्ति पर कौन सा सतत मूल्यांकन किया जाता है? हमसे ये पूछा, संपूर्ण शैक्षिक स्तर की समाप्ति पर कौन सा सतत मूल्यांकन किया जाता है? तो बताइए, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, या फिर संकलनात्मक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? संकलनात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन है वर्ष के अंत में किए जाने वाला है और ये समय अवधि पर तय किया जाता है। समय अवधि होती है, उसके बाद ये मूल्यांकन किया जाता है। अब देखो, और जो मूल्यांकन उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन है ये विद्यार्थी की कमजोरियों को पता लगाने में किया जाता है कि विद्यार्थी किस स्तर पर किस विषय में कमज़ोर है। तो ये चीज़ें निदानात्मक मूल्यांकन, उसकी कमजोरियों का पता लगाया जाता है। उसके बाद देखो फिर है रचनात्मक मूल्यांकन। तो साथियों, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि जब विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ में जो मूल्यांकन किया जाता है कि विद्यार्थी किस स्तर पर किस प्रकार सीख रहे हैं। तो ऐसा मूल्यांकन किस में आता है? रचनात्मक मूल्यांकन में। और वर्ष के अंत में जो मूल्यांकन करते हैं वो कौन सा था? हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन। तो राइट आंसर हमारा तीसरा होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 3। सत्य या असत्य परीक्षण कहलाता है। देखो, सत्य और असत्य परीक्षण कहलाता क्या? बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, या फिर एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, या फिर समरूप परीक्षण, या फिर बहुरिक्त स्थान पूरक परीक्षण? तो साथियों, सत्य और असत्य वाले प्रश्न होते हैं वो किस में आते हैं? हमारे एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण में आते हैं। किस में आते हैं? एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। जैसे हमारे कोई वाक्य होता है, वाक्य के आगे आता सत्य या फिर असत्य बताइए। तो ऐसे प्रश्न किस में आते हैं? एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण में। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। कहानी शिक्षण की कौन सी विधि, ये यहाँ पर होगा, अमनोवैज्ञानिक है। कहानी शिक्षण की कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है? तो आंसर क्या होगा? देखो और कहो विधि, या फिर व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, या फिर चित्र विधि? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा, वह होगा व्याख्या विधि। व्याख्या विधि कहानी शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। अमनोवैज्ञानिक विधि क्या होती है साथियों? जिसमें सिर्फ एक एक्सप्लेन की जाती है, इसमें कुछ प्रैक्टिकली नहीं होता है। जबकि देखो, चित्र विधि ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। चित्र क्या है? चित्र विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या, चित्रों के माध्यम से कहानी पूरी करवाई जाती है। और खंडान्वय विधि में प्रश्न उत्तर निकालते हुए कहानी करवाई जाती है। देखो और कहो विधि ये भी क्या, चित्र दिखाते हैं और उसमें कहानी बनाते हैं। तो ये तीन विधि ये सारी क्या, मनोवैज्ञानिक है। जबकि व्याख्या विधि ये क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि। ये कौन सी है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। अब देखो प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण की अलग से रचना न करके गद्य रचना के साथ व्याकरण पढ़ाया जाता है? मतलब जो गद्य पढ़ाते हैं तो गद्य के साथ में कोई मतलब टॉपिक व्याकरण का आ गया तो उसके साथ में ही व्याकरण के टॉपिक हम कंप्लीट ही करवाते हैं। तो ऐसा किस में होता है? निगमन विधि, या फिर आगमन विधि, या फिर संवाद विधि, या फिर समवाय विधि? तो साथियों, गद्य के साथ हम यदि व्याकरण करवाते हैं तो वो आता हमारा समवाय विधि में। किस में आता है? समवाय विधि में। अब देखो अदर, जैसे निगमन विधि है।
निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, नियम से फिर उदाहरण करवाए जाते हैं, जबकि आगमन विधि है इसमें क्या है, पहले उदाहरण करवाए जाते हैं, उदाहरण से फिर नियम बनाए जाते हैं। पर समवाय विधि ये क्या है, रचना शिक्षण की ये है, ये गद्य के साथ में ही व्याकरण करवाते हैं। तो राइट आंसर हमारा चौथा होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 6, कविता के कितने पक्ष हैं, 5, 6, 4 या फिर 2। तो साथियों कविता के 2 पक्ष माने, कितने पक्ष माने हैं, 2 पक्ष। वो 2 पक्ष कौन कौन से, देखो एक होता है हमारा भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। कला में हम सौंदर्य, अनुभूति, इस प्रकार के पक्ष रखते हैं। तो कविता शिक्षण के 2 पक्ष माने, भाव पक्ष और कला पक्ष। अब देखो प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। कौन से वाचन में एकाग्र शक्ति का विकास होता है। हमसे ये पूछा जहाँ पर एकाग्रता आती है वो कौन सा वाचन होता है, आदर्श वाचन या फिर अनुकरण वाचन, द्रुत वाचन या फिर गहन वाचन। तो साथियों एकाग्र शक्ति का विकास वो हमारे गहन वाचन में होता है, गंभीरता से हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं। तो ऐसा किस में होता है एकाग्र शक्ति का विकास, गहन वाचन में। अब देखो जो और वाचन उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो आदर्श वाचन है, आदर्श वाचन है ये अध्यापक द्वारा करवाया जाता है। अध्यापक एक वक्ता के रूप में किसी विषय वस्तु को एक्सप्लेन करता है। जबकि अनुकरण वाचन में क्या होता है साथियों, अनुकरण वाचन में हम अनुकरण करते हैं, पीछे पीछे बोलते हैं या फिर पीछे पीछे लिखते हैं। सॉरी वाचन की बात करें तो अनुकरण मतलब पीछे पीछे हम वाचन करते हैं, बोलते हैं। द्रुत वाचन में क्या होता है, तेज गति के साथ ही पढ़ा जाता है, यहाँ पर समझने का मौका कम मिलता है, तो तेज गति के साथ ही पढ़ा जाता है। तो साथियों हमसे पूछा है कि एकाग्र शक्ति का विकास किस में होगा, गहन वाचन में। अब देखो प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। कौन सा कथन असत्य है, श्यामपट्ट को जाड़न से साफ करना चाहिए। बिल्कुल ये बात सत्य है कि श्यामपट्ट है उसको जाड़न से साफ करना चाहिए। फिर देखो श्यामपट्ट शिक्षण साध्य है। साथियों शिक्षण विधि में साध्य कुछ भी नहीं है, साधन होते हैं। तो श्यामपट्ट है वो क्या है, एक साधन है, पढ़ाने या सिखाने का साधन है। तो यहाँ पर ये बात गलत कही है, क्या ये असत्य है। चलो इसके साथ हम आगे भी बात कर लेते हैं। रंगीन चौक का प्रयोग चित्र को सजीव आकर्षक बनाने में किया जाता है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि रंगीन चौक के माध्यम से हम चित्र को और आकर्षक बना सकते हैं, उसको सजीव मतलब उसमें एक पारदर्शिता हम दिखा सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अब देखो आगे क्या, नई चौक को प्रयोग में लेने से पूर्व उसकी नोक को थोड़ा तोड़ देना चाहिए। ये बात भी सही है। जब भी चौक को हम नोक के आगे को तोड़ देते हैं तो लिखने में थोड़ी हमें सुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं, जबकि यहाँ पर ये बात गलत कही गई है। श्यामपट्ट क्या एक साधन है, साध्य नहीं है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, ये कथन किसका है। भाई व्याकरण को भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण बताया, किसने बताया है, कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर स्वीट या फिर पतंजलि या फिर सभी। तो साथियों अगर व्याकरण भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो व्यवहारिक विश्लेषण ये किसने कहा था, डॉक्टर स्वीट ने कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर स्वीट ने। ये कथन डॉक्टर स्वीट का है। इसको किस प्रकार याद रखेंगे कि अगर हम भाषा में व्याकरण का प्रयोग करते हैं, शुद्ध बोलते हैं, तो उसका एक व्यवहारिक विश्लेषण तैयार हो जाता है हमारा। तो ये किसने कहा था, डॉक्टर स्वीट ने। इस प्रकार इसको हम याद रख सकते हैं। फिर देखो प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ये कथन किसका है। ऐसा किसने कहा था कि बालक को शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, मार्टेनश्री, महात्मा गांधी या फिर विवेकानंद या अरस्तु। तो साथियों जब भी बेसिक शिक्षा की बात आती है या फिर मातृभाषा की बात आती है तो ऐसा किसका नाम लिया जाता है, महात्मा गांधी का। तो किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, कि बालक को उसको प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए, उसकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अब देखो ये तो हमारी शिक्षण विधियों के प्रश्न थे। अब बात करते हैं हम व्याकरण के प्रश्नों की। देखो प्रश्न नंबर 11, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमसे पूछा कि स्त्रीलिंग शब्द वो बताइए, विजय, युद्ध, धर्म, संसार। तो साथियों स्त्रीलिंग शब्द या फिर पुल्लिंगों की पहचान हम वाक्य के अंतर्गत कर सकते हैं। देखो उसका विजय हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा, क्या होगा, उसकी विजय हुई।
तो विजय हुई मतलब ये क्या हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। युद्ध, युद्ध होती नहीं, युद्ध किया जाता है, तो ये क्या है हमारा पुल्लिंग शब्द है। धर्म, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, मतलब वाक्य में प्रयोग करते हो धर्म भ्रष्ट हो गया, तो ये भी किस में आता है साथियों, पुल्लिंग में आता है। संसार क्या, ये भी किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। पर विजय है, ये क्या हमारा स्त्रीलिंग में आता है कि उसकी विजय हुई, तो हमें ये पूछा स्त्रीलिंग शब्द बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, विजय होगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। लकड़ी की बड़ी चौक को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं। एक राजस्थानी शब्दावली से एक प्रश्न पूछा जाता है। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाजोटा, मांडणो, परिंडा या फिर मायरो। तो साथियों मायरो आप सभी जानते हो, जो भात बोलते हैं ना, भात भरते हैं, वो मायरे में आता है। परिंडा जो हमारे घर में जो हम मटका पानी का रखते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं, परिंडा। मांडणो जो हम आंगन से लिपा, आंगन को लिपा पोती करते हैं ना, वो मांडने में आता है। पर लकड़ी की जो बड़ी चौकी है, एक लकड़ी की चौकी सी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाजोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, बाजोटा। अब देखो प्रश्न नंबर 13 का, अवयव शब्द कौन सा नहीं है। हमसे पूछा है इनमें से एक अवयव शब्द नहीं, वो बताना है। तो सामने, नीचे, कला या फिर बहुत। तो साथियों सबसे पहले समझो कि अवयव शब्द क्या होते हैं। अवयव शब्द वे होते हैं जिनमें कुछ भी जिसमें काल, वचन, लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उन शब्द को किसी भी माहौल में रखो, उसमें कोई फर्क नहीं आता, कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो किस में आते हैं, अवयव शब्द में। तो देखो सबसे पहले देखो सामने। सामने शब्द क्या साथियों, ये क्या है, हमारा अवयव शब्द है। सामने, कभी हमने सामनो लिखा गया, ऐसे सामनो लिखो, कभी नहीं लिख सकते, या सामना लिख सकते, कभी नहीं। मतलब सामने का सामने ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर नीचे है, इसमें भी शब्द में कोई बदलाव नहीं आएगा, काल, लिंग, वचन के अनुसार। पर कला देखो, ये क्या हमारा अवयव शब्द नहीं है, क्योंकि देखो कलाएं हम क्या लिखते हैं, कलाएं, इसमें बदलाव आ गया। या फिर सभी कलाओं की जननी, मतलब इसमें ओ आ गया, तो मतलब इसमें बदलाव आ गया। और जिनमें लिंग, वचन, कारक अनुसार बदलाव होता है, वो अवयव शब्द हमारे नहीं होते हैं। और बहुत है, ये भी क्या है, अवयव है, ये भी अवयव है और ये भी अवयव है। पर कला है, ये अवयव शब्द नहीं है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो तत्पुरुष समास में साथियों में पता है कि कारकों की विभक्ति आती है। देखो बिहारी रचित, तो इसका क्या होगा, समास विग्रह बिहारी द्वारा रचित, मतलब ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। रहा खर्च, मतलब रहा का खर्च, क्या होगा इसका विग्रह, रहा का खर्च, मतलब इसमें भी विभक्ति आ गई का, तो मतलब ये क्या हमारा तत्पुरुष समास का हो गया। अब देखो उद्योगपति, उद्योग का पति, या फिर अब आगे देखो कृष्ण सिरप, मतलब यहाँ पर विशेषता बता जा रही है कि सिरप है वो कैसा है, काला है। तो मतलब जिसमें विशेषता बताई जाती है वो हमारा कौन सा होता है साथियों, कर्मधारय समास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय का उदाहरण है। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 15 की। शुद्ध वर्तनी किसमें है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक में शुद्ध है वो बताना। देखो पृष्ठ, ढेर, ज्येष्ठ, उपाधि, पत्नी, सॉरी यहाँ पे होगा अशुद्ध। क्या पूछा है, अशुद्ध पूछा है। अशुद्ध शब्द बताना साथियों, पृष्ठ, ढेर, ज्येष्ठ या उपाधि, पत्नी या फिर ज्योत्सना, धुआं या फिर उषा। तो साथियों देखो पहला ये बिल्कुल सही है, ये क्या हमारा बिल्कुल सही है, हमें अशुद्ध शब्द बताना है। पर देखो ये सही है, ज्येष्ठ और उपाधि ये बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाते हैं, ये सही है। धुआं और उषा ये भी सही है। पर साथियों ये देखो पत्नी है, पत्नी में नी की मात्रा क्या आएगी साथियों, बड़ी आएगी, ये अशुद्ध शब्द है। ज्योत्सना में देखो जय आधा, फिर यो, फिर तय आधा, और स भी क्या आएगा साथियों, आधा आएगा। मतलब तय और स दोनों क्या आएंगे, आधे आएंगे। यहाँ पे स को पूरा कर रखा है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये अशुद्ध है। हमसे अशुद्ध शब्द पूछा वो बताना है। तो अशुद्ध कौन से साथियों, पति और ज्योत्सना। पत्नी का शुद्ध नी की मात्रा बड़ी रहेगी, और ज्योत्सना में देखो तय और स क्या आएंगे, आधे आएंगे। इस प्रकार स क्या रहेगा साथियों, यहाँ पर आधा रहेगा, और तय भी क्या रहेगा, आधा रहेगा।
अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। हमसे पूछा जो सही संधि विच्छेद है वो बताना है। तो क्या होगा साथियों, तथा धन एव, क्या बनेगा इसका तथेव, सव धन छः सवच्छ, महाधन ऋषि महर्षि, अनुधन ऐसण अन्वेषण। तो साथियों इसमें जो शुद्ध है वो है महाधन ऋषि, क्या बनेगा इसका महर्षि बनेगा। क्या बनेगा साथियों, महर्षि। बाकी देखो अशुद्ध कैसे हैं, एव में हमेशा तथा, क्या होगा इसका तथा धन एव, एव की मात्रा छोटी आएगी, ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। और यहाँ पर वर्धी संधि है, कौन संधि है, वर्धी संधि है। तो साथियों ये अशुद्ध है, ए में यहाँ पर मात्रा बिल्कुल नहीं आएगी। आगे वाली बात करते हैं। स्वच्छ में देखो क्या होगा इसका, सुधन अच होगा साथियों। क्या होगा, सुधन अच। तो यहाँ पर संधि कौन सी बनेगी साथियों, यण संधि बनेगी। कौन संधि बनेगी, यण। उ और ए मिलकर क्या बनाते हैं साथियों, वह बनाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये अशुद्ध है, सव नहीं होगा, सु होगा। फिर देखो महर्षि में महाधन ऋषि, बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल शुद्ध है, महाधन ऋषि। क्या बनेगा यहाँ पर, महर्षि बनेगा। अनुधन ऐसण में देखो, ऐसण में ए की मात्रा छोटी आएगी साथियों, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं आएगी। तो इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर 16 में ये सही होगा। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 17 का, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। हमसे पूछा उपसर्ग नहीं है वो बताना है। तो प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रचार या फिर प्रकाशित। तो साथियों जिसमें प्र उपसर्ग नहीं है पूछा हमसे, क्या प्र उपसर्ग नहीं है वो बताना हमसे। देखो प्रज्वलित में प्र उपसर्ग है और ज्वलित मूल शब्द है, तो इसमें प्र उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में देखो साथियों प्रतिधन अक्ष है, क्या होगा, प्रतिधन अक्ष। हमसे ये पूछा जिसमें प्र उपसर्ग नहीं वो बताना है। तो प्रत्यक्ष में प्र उपसर्ग नहीं है, तो ये आप राइट आंसर होगा। बाकी में देखो प्र उपसर्ग, इसमें भी प्र है, इसमें प्रचार में प्र उपसर्ग है, प्रकाशित में प्र उपसर्ग है, पर प्रत्यक्ष में साथियों क्या है, प्रति उपसर्ग है। अब देखो प्रश्न नंबर 18 का, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। हमसे पूछा है प्रायोगिक में प्रत्यय पूछा साथियों, क्या पूछा, प्रत्यय। तो इक है, गिक या फिर इक या फिर क। तो साथियों पर जैसे हम लिखते हैं प्रयोग, प्रयोग में इक प्रत्यय लगाएंगे, मतलब छोटी मात्रा वाली ई लगाएंगे। तो याद रखना जब किसी भी शब्द में इक जोड़ते हैं तो जो पहले वाला वर्ण है उसका दीर्घ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, प्रायोगिक। क्या बनेगा साथियों, प्रायोगिक बनेगा। जब भी हम इक प्रत्यय ऐड करते हैं तो जो पहला वर्ण है उसका दीर्घ हो जाएगा, मतलब ए का क्या दीर्घ हो गया, आ हो गया। तो यहाँ पे प्रयोग धन इक क्या बनेगा, प्रायोगिक बनेगा। तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी, न कि बड़ी। तो हमसे पूछा कि प्रायोगिक में कौन सा प्रत्यय है साथियों, इक प्रत्यय है। अब देखो प्रश्न नंबर 19 का, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। साथियों हमें प्रश्न में यहाँ पर क्रिया पूछा है कि मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। तो देखो जिसमें कर्म पाया जाता है वहाँ पर सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं पाया जाता वहाँ पर अकर्मक। तो देखो कर्ता ने कर्म को, किसको, अविनाश को, मतलब क्या या फिर किसको प्रश्न करो आप इससे। तो मोहन ने किसको पढ़ाया, तो उत्तर आएगा हमारा अविनाश। और जहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाता है वहाँ पर हमारी सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर उत्तर नहीं आता वहाँ पर अकर्मक क्रिया हम मानेंगे। तो मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म आ गया, तो सकर्मक क्रिया हम मानेंगे। तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, किस कर्म में स्फूर्ति का विलोम है। यहाँ पर स्फूर्ति का विलोम पूछा साथियों, सुस्ती, तेज, आलस्य या फिर निराशा। तो देखो हम बोलते हैं उसमें फुर्ती है, जब आम भाषा में बोलते हैं कि उसमें फुर्ती है, मतलब स्फूर्ति है। तो फिर उसका विपरीत क्या होगा, उसमें आलस पाया है। तो स्फूर्ति का क्या होगा साथियों, आलस्य होगा। क्या होगा, आलस्य। स्फूर्ति का विलोम होता है हमारा आलस्य। तो इस प्रकार साथियों इसका राइट आंसर तीसरा होगा। तो साथियों इस प्रकार हमारी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसी चैनल पर नियमित रूप से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, और जहाँ पर जिस प्रश्न में कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और
20 में से आपके कितने % सही हो रहे हैं ये भी बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।